हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा रहता है। इसका मतलब क्या? मतलब कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, सपोज वाटर, ठीक है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, या 373 केल्विन हम कह सकते हैं। अब जैसे ही हम इस पानी में यानी प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। अब अगर मैं उसी सोल्यूशन को बॉईल करूंगी तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल नहीं होगा, बल्कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर उसको चाहिए होगा बॉईल होने के लिए। तो बिल्कुल यही बात हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो एक्सप्लेन करती है कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा बढ़ा हुआ होता है, एलिवेट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझ में आया हमें कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों होता है? मतलब क्यों ऐसा है कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, कम क्यों नहीं हो सकता? या उसके बराबर टेम्परेचर पे वो बॉईल क्यों नहीं हो रहा? हमेशा उसे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए बॉईल होने के लिए? तो इसको ध्यान से समझो। इसको समझने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन को बॉईल करवाना है तो क्या होगा, मुझे उसका वेपर प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना होगा। मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को अगर मुझे बॉईल कराना है तो मैं इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, उस वेपर प्रेशर को मैं बढ़ाती जाऊंगी और कब तक? जब तक ये वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा सॉल्यूशन बॉईल नहीं होगा। सही है। इसका मतलब बॉइलिंग होने का, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या है, बात यह है कि जैसे हमारा प्योर सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, और इससे पहले वाला देखो, इससे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो हमने क्या देखी कि प्योर सॉल्वेंट में जब आप कोई सोल्यूट ऐड कर देते हो, मतलब उसका सॉल्यूशन बना देते हो, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? उसका कम हो जाता है। वही तो पढ़ा था ना, है ना। तो उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे पहले बिल्कुल हमने अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो यही बताती है कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट में आपने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर के मुकाबले क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना। मान लो ये हमारा, इधर हम बात कर रहे हैं किसकी? वेपर प्रेशर की, ठीक है। यहां पे हमने लिख रखा है वेपर प्रेशर, इस डायरेक्शन में है वेपर प्रेशर, और इधर है टेम्परेचर, ये है टेम्परेचर। अब क्या है, अब मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट है, तो मान लो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हम लेकर चलेंगे कि यहाँ ये उसका वेपर प्रेशर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट मान लो पानी, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है। अब मुझे इसे क्या करना है? इसको बॉईल करना है। अब ये कब हो पाएगा बॉईल? अगर इसका वेपर प्रेशर बढ़ के किसके बराबर हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं ये अपना वो है जो हमें चाहिए, ये हमारा है, या इसको थोड़ा इधर मानते हैं, ये मान लो ये है जो डॉटेड लाइन है, ये हमारी 1 atm, ठीक है, या फिर 1.013 बार प्रेशर को डिनोट कर रही है। ये वो प्रेशर है जो रिक्वायर्ड प्रेशर है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन को बॉईल करवाने के लिए उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होना चाहिए। तो अगर मुझे एक सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर इतना है, उस सॉल्वेंट को अगर मुझे बॉईल करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके वेपर प्रेशर को बढ़ा के कितना कर देना पड़ेगा? 1 atm के बराबर करना पड़ेगा, तभी वो बॉईल होना शुरू होगा। यहां पहुंचेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद और वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो बॉईल
होने लगेगा। ठीक है, तो अब मुझे एक ऐसा सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर ये है उसे मुझे बॉईल करना है, तो मुझे इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाकर 1 atm के बराबर लाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई वेपर प्रेशर को इंक्रीज कैसे करा जाए। तो वेपर प्रेशर को इंक्रीज करा जा सकता है टेम्परेचर इंक्रीमेंट से। सिंपल बात है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ज़्यादा पार्टिकल्स फ्री होंगे, ज़्यादा पार्टिकल वेपर फेज में जाएंगे और वो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, गैसियस वाला जो हमने देखा था। तो सिंपल लॉजिक ये है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल फ्री हुए, पार्टिकल क्या करेंगे, फिर फ्री होकर के क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने का क्या तरीका है कि टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो अब इसे अगर मुझे बॉईल करवाना है तो मुझे इसका वेपर प्रेशर यहाँ 1 atm के बराबर लाना होगा। वैसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगी तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो वहां से इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉईल होना ये शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर हम देखो इधर जाएंगे, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो इसका प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते 1 atm हो गया। मतलब इस पॉइंट पर देखो ये 1 atm के इक्वल जिस पॉइंट पर हुआ, तो ये वाला जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो टेम्परेचर हमें मिलेगा ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। समझ में आया? बहुत सिंपल है। क्या है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर इतना है, मुझे उसे बॉईल करवाना है। बॉईल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाकर 1 atm के बराबर, एटलीस्ट 1 atm के बराबर लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 atm के मतलब इसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा और जिस इंस्टेंट पे इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो वाला टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, सही है। अब ये क्योंकि प्योर सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का जिस टेम्परेचर पर वो बॉईल होगा उसको हम मान लेते हैं TB0। बी का मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर और नोट मतलब हो गया इनिशियल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इमेजिन करिए इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने एक सोल्यूट ऐड करके इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब सॉल्यूशन जैसे ही हमने बनाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। इससे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही हमें बताती थी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसे ही मैंने इसमें एक सोल्यूट ऐड करा और इसका क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो इसका वेपर प्रेशर जो इतना था अब वो कम होकर के मान लो इतना हो गया। सिंपल बात है, प्योर का इतना था, जैसे ही मैंने इसके अंदर सोल्यूट ऐड करके इसका सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें यही बता रही है। ठीक है भाई, अब क्या है, अब इस सॉल्यूशन को मुझे बॉईल करना है। तो देखो करना वही रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि हमें इस सॉल्यूशन को बॉईल करना है तो भी कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको बढ़ाते जाओ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ले आओ और उसी मूवमेंट पे वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास ये प्रेशर हो गया, मैं इस प्रेशर को बढ़ाऊंगी, इस वेपर प्रेशर को इंक्रीज करूंगी और बढ़ाते बढ़ाते 1 atm के पास लेकर हम आएंगे और जिस मूवमेंट पे ये 1 atm हो जाएगा, बॉईल होना ये शुरू हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो धीरे धीरे इसका भी हमने इधर चलेंगे, टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो देखो इसका भी क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस मूवमेंट पे ये 1 atm के इक्वल हो गया प्रेशर। तो यही वाला जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मान लेते हैं TB, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉल्यूशन बॉईल होना शुरू हो गया। समझ में आया ये सब कुछ? ये हम मान लेते हैं सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बहुत आसानी से आप एक बात बता दो, ये TB0 है मतलब इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर जिस पे हमारा प्योर सॉल्वेंट बॉईल हुआ था। ये TB है मतलब वो टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉल्यूशन बॉईल हुआ है। इस ग्राफ के थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू देखकर बहुत इजीली हम ये बता सकते हैं कि TB0 कम है TB के कंपैरेटिवली। सिंपल है ना, जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो पहले कम वैल्यू आएगी, फिर बढ़ोगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो TB0 क्या है, कम है, किसके कंपैरेटिवली? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये लिख दिया, TB0 कम है
टी बी के मुकाबले। ओके, अब टी बी नोट किसका बॉइलिंग पॉइंट था? ये था सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। किसका था? सॉल्वेंट का। और ये किसका है? ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम रहता है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से। यही बात हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है। शुरुआत में मैंने यही बताया, क्या बताया? कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब हमें उसके पीछे का रीज़न समझ में आ गया क्यों है। ठीक है, क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि जब भी आप सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसको 1 atm तक लाने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिस वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। समझ में आई ये बात? सिंपल है। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म मतलब क्या इक्वेशन भी देख लेते हैं, हम कुछ बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम आप मुझे ये बताइए कि जो चेंज आया टेम्परेचर में, है ना, बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले वो यहाँ पे बॉईल हो रहा था, बाद में वो इतने पे बॉईल हुआ, वो हमारा जो भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो चेंज क्या आएगा? डेल टी बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आया, बॉइलिंग टेम्परेचर में जो चेंज आया वो कितना आएगा? टी बी माइनस टी बी नोट। क्लियर है ये? पहले यहाँ पे बॉईल हो रहा था, बाद में यहाँ पे, तो चेंज कितना आया? टीबी में से टीबी नोट को हम माइनस कर देंगे। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि ये जो चेंज आता है ना, बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आता है ये मोलल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये कि जितना चेंज आएगा, ये जो गैप है, ये जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगी हमारे सॉल्यूशन की, जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी उतना ही ज़्यादा ये चेंज आएगा। अगर आप कम मोलैलिटी का सॉल्यूशन लोगे तो जो चेंज आएगा बॉइलिंग टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो बहुत कम होगा। अगर आपने ज़्यादा मोलैलिटी वाला एक सॉल्यूशन लिया है तो उसमें जो चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा। देखो बहुत आसान सी बात है, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। मोलैलिटी का मतलब क्या है? मोलैलिटी का मतलब है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स आप डाल रहे हो सोल्यूट के। अगर मैंने कम मोल्स डाले सोल्यूट के, ठीक है, तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ तो उसको हमें थोड़ा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो 1 atm तक पहुंच जाए। अगर मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मोल्स डाल दिए तो ज़्यादा मोल्स डालने से उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। अब उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए 1 atm तक पहुँचाने के लिए आपको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो सिंपल बात ये है कि जो चेंज आता है, जो गैप आता है इस बॉइलिंग पॉइंट में, वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। एम मतलब मोलैलिटी के, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो डेल टी बी इक्वल हो जाएगा के बी एम के। अब ये के बी क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है। के बी क्या है? कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या कई सारे नाम इसमें हमें दे रखे हैं तो हम मान लेते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। ये हमें एक और इक्वेशन मिल गई, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। इसको आप याद कर लो, बहुत आसान है, ठीक है। डेल टी बी आप ऐसे याद कर लो कि जो चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। अब एक बात बताओ मुझे, मोलैलिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दो, हमारा जो इक्वेशन है वो तैयार है। कैसे करेंगे भाई? तो डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी। मोलैलिटी बताइए क्या होती है? मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब N2, ठीक है। अपोन में क्या आता है? मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट मतलब W1 और इन kg, ये याद रखना है ना। मोलैलिटी में क्या आएगा? मोल्स ऑफ सोलवेंट इन मास ऑफ सोलवेंट इन kg, किलोग्राम में। अब यूजुअली जो हमें न्यूमेरिकल्स में दिया होता है वो ग्राम में दिया होता है, तो उसको किलोग्राम में हमें चेंज करना होता है। चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। क्लियर इतनी बात? मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया। इसको थोड़ा और ठीक करो तो डेल टी बी इज इक्वल के बी इंटू N2। N2 क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास मतलब W2 अपॉन मोलर मास। मोलर मास मतलब M2 और अपॉन में हमारा W1 इंटू 1000,
सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लो, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपोन में आ जाएगा M2 इंटू W1। कैसे आया ये देखो, W2 ऊपर हो गया, M2 नीचे आ गया, यहाँ पे जो 1000 था वो हमारा ऊपर पहुंच गया। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई, ये इक्वेशन है हमारे काम की, जिसको हम यूज करेंगे। जैसे इससे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में एक इक्वेशन ड्राइव करी थी, है ना, जिसका न्यूमेरिकल्स में हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली जब भी हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, जिसमें मतलब कुछ ऐसा हो कि पहले आपको एक सॉल्वेंट दे रखा हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ दे रखा हो, उस सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड कर देंगे, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम ये इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या है ये? डेल टीबी। डेल टीबी का मतलब क्या है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। W2 क्या है? W2 है मास ऑफ सोल्यूट, ये 1000। और M2 क्या है? M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W1 है मास ऑफ सोलवेंट। ये याद रखना, 1000 हमने यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी किलोग्राम में दे रखा है, अपना सॉल्वेंट का जो मास है किलोग्राम में दे रखा है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इक्वेशन डेरिवेशन। समझ में आया है? ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है। सिंपल लिख लिया, जो हमें क्या कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल? एट 1.013 बार। Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखो हाँ, इससे पहले ये और समझ लो, जो अपना केबी होता है मतलब एलिवेशन कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ध्यान रखना ये, ठीक है। अब सवाल पे देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने 1 किलोग्राम पानी के अंदर डाल दिया, तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और ग्लूकोज क्या हो गया? सोल्यूट होगा। तो क्या कह रहे हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम पानी के अंदर डाला है। तो फटाफट जो जो दे रखा है लिख लो। 18 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट को हम लिखते हैं W2। कितना दे रखा है? 18 ग्राम, ठीक है। उसको हमने डिसॉल्व करवाया 1 किलोग्राम वाटर के अंदर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट W1 कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम, ठीक है भाई। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल? एट इतने, ये क्या है? 1.013 बार, मतलब 1 ATM, और 1 ATM पे ही बॉईल होता है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि पानी के अंदर अगर आपने 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, तो ये बताओ कि वो जो सोल्यूशन है वो कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा। सही है। एक और इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी, Kb फॉर वाटर, मतलब जो एलिवेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सही बात है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, वाटर का जो प्योर सॉल्वेंट का जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? हम सबको पता है पानी कितने टेम्परेचर पर बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। 100 डिग्री को जरा केल्विन में चेंज कर लो, तो हम लिख सकते हैं जो टीबी नोट है ना, टीबी नोट का मतलब क्या हो गया कि शुरुआत में जिस टेम्परेचर पर वो बॉईल हो रहा है, तो वो कितना है वाटर के लिए? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट में लिखते हैं, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 ऐड कर लिया, तो कितना हो गया? 373.15 केल्विन। सही है भाई, ये याद रखना, टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में लिखेंगे। तो हमारा ये हो गया। हमें निकालना क्या है? हमें पूछा है कि किस बाद में कितने टेम्परेचर पर वो बॉईल होगा, मतलब हमें टीबी पूछा है। टीबी नोट दे रखा है, टीबी हमसे पूछा है। सही है। क्या यूज़ करें इसमें? देखो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पहले सॉल्वेंट था जो कि इतने पे 373.15 केल्विन पे बॉईल हो रहा था, फिर उसमें आपने 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, तो बताओ कितने पे बॉईल होगा। तो वही हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो भाई। क्या फॉर्मूला है? हमने अभी अभी पढ़ा था, यहाँ पे देखते हैं। हमने देखा था डेल टी बी इज इक्वल्स टू KB इंटू एम। मैं पूरा कर लेती हूँ। KB ये हो गया, एम मोलैलिटी की जगह हम क्या लिखते थे? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मास अपॉन मोलर मास, और हमारा हो जाता है W1। सही है,
याद रखना ये। और यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कब कर देते हैं, जब हमें जो सॉल्वेंट का मास है वो कितना, किस चीज़ में दिया हो, ग्राम में दिया हो, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें करना क्या है, बस इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और सोल्व कर लेना। तो देखो क्या क्या हमें गिवन है, के बी हमें गिवन है, W2 भी हमें गिवन है 1000, ये हो गया। M2 हमें नहीं पता है, W1 हमें पता है। तो बस सोल्व करने के लिए हमें M2 मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हमें निकालना पड़ेगा। निकाल लो भैया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है क्या अपना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलर मास निकालो। तो हम करते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ये अपना हो जाएगा M, मोलर मास को M से डिनोट करते हैं, M2। करो, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 × 6, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 6। इसको सोल्व कर लो। देखो सोल्व करेंगे हम इसे तो हमारे पास 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो आप लोग। सोल्व करके कितना जाएगा, 180 ग्राम पर मोल हमें मोलर मास मिल जाएगा ग्लूकोज का। सही बात है भाई, अब बस उसमें रखो और सोल्व कर लो। करते हैं क्या, एक है हमारा डेल टीबी को हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहले हमने देखा था क्या लिख सकते हैं डेल टीबी को, टीबी माइनस टीबी नोट लिख सकते हैं ना, है ना, चेंज जो आया। तो टीबी माइनस टीबी नोट इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब TB की जगह ये हमें निकालना है तो TB ऐसे ही रह जाएगा। TB नोट की जगह हम लिखेंगे 373.15 केल्विन। KB की जगह हम क्या लिखेंगे, KB हमें दे रखा है 0.52, W2 हमें दे रखा है 18। और अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी किलोग्राम में दे रखा है। ठीक है, तो इसको हटा दो। हमें जो अपना सॉल्वेंट का मास है वो किस में दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है। तो ये हमारा 18 हो गया। M2 कितना 1 दे रखा है ना, नहीं M2 ये आया 180 और W1 हमें दे रखा है 1। सोल्व करो इसको। तो 18 से ये जाएगा कितनी बार, 10 बार चला जाएगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं बाकी का। तो ये हो गया TB माइनस 373.15, ये हमने लिख लिया एज इट इज। और हमारे पास ये 10 से इसको कर दो तो हो जाएगा 0.052, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो तो TB इज इक्वल हो जाएगा 0.052 माइनस जाके उधर हो जाएगा प्लस में 373.15। TB इज इक्वल, अब बस क्या करना है, इसको ऐड कर लो। ऐड करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, ये 2 5 और 5 10, ये 2 हो जाएगा और ये 3 7 3 केल्विन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि पहले जो प्योर सॉल्वेंट जो पानी 373.15 केल्विन पर बॉईल हो रहा था, जैसे ही उसके अंदर आप 18 ग्राम ग्लूकोज डालोगे तो वो 373.202 केल्विन पर जाकर के बॉईल होगा। ये आ गया हमारा आंसर। अब आप देख रहे हो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आया है ना। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने कम ही सोल्यूट डाला है। 18 ग्राम आपने डाला है, मतलब 1 मोल से भी कम डाला है ना। 0.1 मोल हमने क्या करा है, उसमें ग्लूकोज डाला है, तो कम मोल है, इसका मतलब मोलैलिटी उसकी कम होगी। मोलैलिटी कम होगी तो चेंज भी क्या आया है, कम आया है। वहीं पे अगर मैं 18 ग्राम की जगह अगर ज़्यादा ग्लूकोज हम डालते, ज़्यादा ग्लूकोज डालने से मोलैलिटी बढ़ जाती, जिस वजह से चेंज भी क्या है, ज़्यादा जाता। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ठीक है, when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute और Kb हमें given है। देखो क्या है सवाल, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, उस प्योर बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 353.23 केल्विन। ओके, अब उसी बेंजीन के अंदर हमने 1.80 ग्राम सोल्यूट डाला। हमें नहीं पता कौन सा सोल्यूट है, लेकिन 1.80 ग्राम हमने कोई सोल्यूट उस बेंजीन में डिसॉल्व करवाया। अब जैसे ही कितने बेंजीन में डिसॉल्व करवाया, 90 ग्राम बेंजीन में। मतलब क्या कि हमारे पास बेंजीन है, उस बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हमें इतना दे रखा है
90 ग्राम बेंजीन के अंदर हमने 1.80 ग्राम सोल्यूट डाला है, हमें नहीं पता कौन सा सोल्यूट है, लेकिन हमने सोल्यूट डिजोल्व करवा दिया। अब सोल्यूट डिजोल्व करवाते ही उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बढ़ जाएगा। तो बढ़ के उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 354.11 केल्विन। पहले 353.23 था, अब 354.11 केल्विन हो गया। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जो सोल्यूट आपने डाला है उसका मोलर मास कितना था। बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि जो सोल्यूट है वो क्या है, कौन सा सोल्यूट हमने उसके अंदर डाला, उसका मोलर मास आपको बताना है। समझ गए सवाल? ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। करते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB0 है ना, स्टार्टिंग पे जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 353.23 केल्विन। और व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है, मतलब W2 हमें दे रखा है 1.80 ग्राम, वॉज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन मास ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा है, 90 ग्राम। तो W1 हमें कितना दे रखा है, 90 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 354.11 हो गया। इसका मतलब जो TB हो गया वो कितना हो गया, TB हो गया 354.11 केल्विन। हमें KB दे रखा है, KB कितना है, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, चलो सबसे पहले हम वही अपना फॉर्मूला लगाते हैं जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं। क्या फॉर्मूला है, डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ये अपना है। ओके, सारी वैल्यूज पुट करो। डेल TB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल TB की जगह हम लिख सकते हैं TB माइनस TB0। सही है, ओके। KB की जगह हमने वैल्यू रखी कितनी, 2.53। W2 की जगह हम रखेंगे 1.80, 1000 हम ऐसे ही रहने देंगे। M2 हमें निकालना है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही तो हमें निकालना है। और W1 हमें दे रखा है 90। वैल्यूज रखो यहाँ पे। TB की जगह हम क्या रखेंगे, TB की जगह आएगा 354.11 और TB नोट कितना है, 353.23 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये दे रखा है, इसको सोल्व कर लो जरा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 से हमने ये 0 काट दिया, 9 से जाएगा 0.2 टाइम, है ना, 0.20 टाइम हमने लिख दिया। तो हमें ऊपर मिला 2.53 इंटू 0.20 इंटू 100 और अपोन में मिला M2। इसको जरा सोल्व करो तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 11 3 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और आगे 0, तो 0.87 हमें मिल गया। और इधर हमें मिला है 2.53 इंटू 0.20 इंटू 100 अपॉन M2। अब M2 निकालना है, इसे इधर ले जाओ, सोल्व कर लो। ठीक है, M2 हमारा इधर आ जाएगा। तो M2 इज इक्वल क्या बचेगा, ये ऐसे ही लिखो, 2.53 इंटू 0.20 इंटू 100 और ये जो था 0.87 कहाँ पहुँच जाएगा, डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा 0.87। अब क्या है, ये 2.53.20 इंटू 100 सबकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो सोल्व करके हमें मिलेगा 50.6 अपोन में है 0.87। इन सबकी ऊपर जो हमें दे रखा है सबकी मल्टीप्लाई करने पर 50.6 मिल रहा है। 0.87 से 50.6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा 58, अप्रोक्सीमेटली 58 मिलेगा। और M मतलब मोलर मास है तो यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो जो हमें पता चल गया कि जो सोल्यूट हमने डाला है, जो अननोन सोल्यूट हमने डाला है, वो कितना मोलर मास था उसका, 58 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास था। इसी तरह से हम अपने बाकी सारे क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, बस इस फॉर्मूले का देखो, सवाल समझने के लिए एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सवाल कह क्या रहा है ना, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। पढ़ के आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है या क्या यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो सवाल को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए, वो तभी समझ में आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद सिंपल जो अपनी इक्वेशन है उसको लगाओ और सारा हम जो है सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशन इसमें और इम्पॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन आपको अपनी स्मूथ करनी है, बाकी बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।